हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम अध्याय 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का भाग 3 पढ़ाने जा रहे थे। और फर्स्ट भाग में और सेकंड भाग में हमने इस पाठ की सब पूरी डेफिनेशनें भी समझाई थी और लिखाई भी थी और नोट्स भी बनवाई थी। अब थर्ड भाग में हम इस पाठ में जो अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है, ये संजीव के क्वेश्चन आंसर हैं। इनमें से लगभग 2.5 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, अथवा में आएगा या वैसे आएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो पहला है दीवारों की सफेदी के प्रेक्षण। की दीवारों की सफेदी के प्रेक्षण। दीवारों की सफेदी के प्रेक्षण। तो आप सभी ने देखा होगा कि दीपावली के अवसर पर हम अपने घरों की क्या करते हैं, पुताई करते हैं। क्या करते हैं, पुताई करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पेंट आता है उससे हम अपने घर की क्या करते हैं, पुताई करते हैं। तो जिससे 2-3 दिन में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। अचानक क्या हो जाती है, चमक आ जाती है। इस चमक के मारे तो हम क्या करते हैं, पुताई करते हैं। ठीक है, तो यही उससे रिलेटेड यह क्या है, टॉपिक है। ठीक है, उससे रिलेटेड ही क्या है, एक टॉपिक है। तो देखिए, दीवारों की सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पहले हम इसको बोल देते हैं, यानी कि दीवारों की सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से क्रिया करके 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का निर्माण करता है, जिससे दीवारों पर 2-3 दिन बाद क्या जाती है, चमक आ जाती है। क्या जाती है, चमक आ जाती है। यही क्या है, दीवारों की सफेदी के प्रेक्षण है। ठीक है, तो लिखिए, दीवारों की दीवारों की सफेदी के लिए दीवारों की सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, फॉर्मूला है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। तो दीवारों की सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2, और CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या लिखा, दीवारों की सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से क्रिया करके 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का निर्माण करती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का निर्माण करती है, जिससे 2-3 दिन बाद 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है।
2-3 दिन बाद क्या जाती है, दीवारों पर चमक आ जाती है। तो इसको लिखिए, इसकी क्रियाविधि और है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, Ca इधर रख दिया, ठीक है। एक ऑक्सीजन हमने इसको दे दी तो ये क्या हो गया, CO3, क्या हो गया, CO3। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या बन गया, जल। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और एक ऑक्सीजन हमने इसको दे दी तो ऑक्सीजन कितनी बची, 1, तो एक ऑक्सीजन ये रही, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, क्रियाविधि है। इसको लिख लीजिए ऐसे कैसे ही, मेरा यह वादा है इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। इसको एक एक लाइन को अच्छे से याद करना है, और समझ में नहीं आता है तो मेरा नंबर पहले की वीडियो में मैंने बता दिया है, उस पर कॉल करके पूछ लेना है, ठीक है, या फिर कमेंट में बता देना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर कॉपी में उतार लिया करो। नोट्स आपको अच्छे से बनानी है, क्योंकि सफलता खाली क्या मांगती है, मेहनत, और मेहनत आपको करनी है, ठीक है। आगे क्या पढ़ेंगे हम, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्यों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्यों, वर्णन करो। ठीक है, क्या करना है इसका, वर्णन, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से। और भोजन जब पाचन क्रिया में टूटता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। और ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। इसीलिए हम श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए, सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया में भोजन टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, ठीक है।
जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊर्जा का निर्माण करती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको लिखना क्या है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्यों? वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आपको आएगा। तो आपको लिखना क्या है कि सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया में भोजन टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, और कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊर्जा का निर्माण करती है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए आप इसको। इसकी क्रियाविधि को इसमें लिखा देता हूं अभी, लिखिए। C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस 6O2। क्या है? प्लस 6O2। फिर आगे क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6O2 प्लस ऊर्जा, नहीं सॉरी 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, ये क्रियाविधि साथ में लिखनी है। इसके में क्या है? C6H12O6, यानी कि ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस में 6O2, फिर तीर का निशान, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, इसको ऐसे कैसे लिख देना है? ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। लिख लिया होगा आपने। अब है कंकाली ढांचा समीकरण। कंकाली ढांचा समीकरण क्या है? कंकाली ढांचा समीकरण। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से एक आध लाइन पूछी जा सकती है। कंकाली या फिर ढांचा समीकरण क्या है? कंकाली या फिर ढांचा समीकरण। कंकाली या फिर ढांचा समीकरण। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है? इसमें से कंकाली की परिभाषा लिखनी है। इसमें से क्या लिखना है? कंकाली की परिभाषा लिखनी है। तो कंकाली की परिभाषा है क्या? तो कंकाली की परिभाषा यह है, तो वह अभिक्रिया, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें
दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या संतुलित नहीं हो तो क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या संतुलित नहीं हो। दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या संतुलित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कंकाली ढांचा समीकरण कहते हैं। कंकाली ढांचा समीकरण कहते हैं। ठीक है, लिखिए इसको। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी इसको याद कर लेना है। तो आइए हो, आपने ये लिख लिया होगा। आप जल्दी कोशिश किया करो लिखने की। हालांकि आप कितने भी होशियार हो उससे डिपेंड नहीं करता है। होशियार होने के साथ साथ आपकी स्पीड भी तेज होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड तेज नहीं है तो आप कितने भी होशियार हो आपकी परसेंट कम ही रहेगी। ठीक है, कुछ इस पार्ट में क्या है? फॉर्मूला। इस पार्ट में कुछ क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, कुछ इस पार्ट में क्या है? फॉर्मूला। तो इस पार्ट में फॉर्मूला है, पहला है हरे फेरस सल्फेट। हरे फेरस सल्फेट। तो हरे फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ठीक है, क्या है? FeSO4.7H2O। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? हरे फेरस सल्फेट। तो इसमें मैं ट्रिक बताता हूं। हरे फेरस सल्फेट तो सहते क्या हो गया? 7 और 7 को तो आप जानते हैं 7 मान कितना होता है? 7। तो इसलिए ये इसके मतलब कि अणुभार इसका क्या हो जाता है? याद हो जाता है। ठीक है, इस ट्रिक से इसको क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, दूसरा है संगमरमर। तो संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा कौन सा है? बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूने का सूत्र है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चौथा है अगला, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaO। बिना बुझा हुए चूने का सूत्र क्या है? CaO। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको एक आध फॉर्मूला इसमें से पूछा जा सकता है, तो आप इसको लिख लेते हैं। जल्दी लिखिए। तो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बैक करके लिख लेना। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक टॉपिक और रह गया जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है?
तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उसी अभिक्रिया में उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? इसके अनुसार, और आपको लिखना है यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, नहीं आप कह रहे हैं तो इसलिए पूरा ही लिख देता हूं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूछे तो आपको ये लिखना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अगली वीडियो में हम चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो पहले पार्ट को यहाँ तक पूरा लिखना है। ठीक है, इसमें से एक भी चीज़ को मिस नहीं करना है, इसको अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, और लिख लिख के समीकरणों को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।